हाय कब चाय मिल जाती, वही पाकिस्तान वाली, दिल में ठंड पै जाती, लेकिन बेचारा 4 साल पहले जो कुछ हमारी एयरफोर्स ने उनके साथ किया पूरी दुनिया ने नोट किया है, और उन्होंने तो नोट किया ही होगा। अगर आपके दिल में ये है कि आप कोई शरारत करेंगे और हम कुछ जवाब नहीं देंगे, ये तो आप भूल जाएं। Behind every successful woman there is a man. जब एक लड़का जवाब दे रहा है अपने बैट से, दैट मींस कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क मौजूद है। कितनी मालियत का सामान होगा? मैंने कहा 1 लाख 1.5 लाख का होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 80,000 जमा करा दें। क्या था, आप ये कह रहे हैं मुझे टांके लगाएंगे मुंह में? बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। आज इन्होंने अगर मुझे सपोर्ट किया तो मैं जा सकता हूँ, अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो फिर मैं नहीं जाऊँगी इस फाइट के लिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम टू आवर शो। मैं हूं आपके साथ सहरिश सुहेब और मेरे साथ मौजूद है तलहा जोतोई। तो जनाब यकीनी तौर पर आप लोगों की भी बड़ी प्लेजेंट मॉर्निंग होगी और नाश्ते वाश्ते का एहतमाम हो गया होगा। हम भी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आज प्रोग्राम का आगाज़ होगा टी इज़ फैंटास्टिक से। तला तो कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन This coffee is also fantastic by the way. हकीम भाई जो है हमारे, वो बड़ी कमाल कॉफ़ी बनाते हैं। लेकिन जनाब टी बहुत फैंटास्टिक थी। आज सरप्राइज डे है, 27 फरवरी है जनाब। आज से ठीक 4 साल पहले 2019 में पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत को तारीखी सरप्राइज दिया था और 2 भारतीय तैयारों को तबाह करते हुए इंडियन पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया था और उनको चाय भी पिलाई गई थी, जिसके बाद टी इज फैंटास्टिक ट्रेंड किया था। तला याद है? जी हाँ, और यकीनन कौन भूल सकता है, कोई भी नहीं भूल सकता। और इस तारीखी कामयाबी के बाद पाकिस्तान के माथे का एक झूमर था ये टी इज़ फैंटास्टिक। पाक फ़ज़ाइया की तारीख में 27 फरवरी एक नाकाबिले फरामोश दिन है और ये हमेशा याद रखा जाएगा। और हम याद रखेंगे कि किस काबिलियत से, किस महारत से हमारे पायलट्स ने अभिनंदन को तिगनी का नाच नचाया, किस तरीके से उसका जहाज़ गिरा, फिर वो मलबे से मिला और पाकिस्तानियों ने उसको उठाया। ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जब उसका जहाज़ गिरा था और वो मिला था, और फिर भी पाकिस्तानियों ने उसका वो हाल नहीं किया जो हम जानते हैं कि भारतीय पाकिस्तानियों के साथ इस तरह हो गई थी। अगर तो हमारे जवान मौजूद ना होते तो फिर अवाम ने तो बहुत बुरा हाल कर देना था। उन्होंने बाकायदा हिफाजत के साथ कि जनाब इनको सही जगह पर पहुंचाया जाए, फिर इनसे पूछा जाए कि भाई क्या लेने आए थे आप, और वो भी इतनी मतलब बगैर तैयारी के, ऐसे ही बस मुंह उठा के आ गए थे आप। लेकिन उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो किस तरह हम वक्त तैयार बैठी हैं और आइंदा के बाद ऐसी गुस्ताखी, ऐसी हरकत नहीं करनी, ऐसी ओछी हरकत नहीं करनी। यकीनन द प्रोफेशनलिज्म इन आवर फोर्सेस, स्पेशली पाकिस्तान एयर फोर्स एंड पाकिस्तान नेवी को मैं सलाम पेश करता हूं, क्योंकि उनकी महारत दुनिया में नंबर 1 है और भारत हमेशा इनके डर की वजह से पीछे भागता रहता है और फिर आता है चाय पी के जाता है, कहता है फैंटास्टिक। सही। चले जनाब, अब हम कुछ खबरें जो कि हैं शामिल कर लेते हैं। हमारी आज की बड़ी खबर क्या है, पहले हम ये नहीं हम चिड़िया की तरफ जा रहे हैं। चिड़िया, ट्विटर की चिड़िया, पहले हम ट्रेंड्स की तरफ जाते हैं। तो कल इलेक्शन था, आपको पता है जामपुर में इलेक्शन था और क्या तारीखी फतह मिली है पीटीआई को। जामपुर की ज़िमनी इंतखाबात की गूंज है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड में शामिल है। तहरीक इंसाफ ने राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्के NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मार लिया है और पीटीआई उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी है। तला वैसे कल जो सिचुएशन थी, जो झड़पें, झगड़े, लड़ाइयाँ, फिर धांधली के इल्ज़ामात, और ये सीट थी भी पीटीआई की जो कि इंतकाल के बायस खाली हुई थी मेंबर के, और फिर उसमें फिर से पीटीआई जीत गई। जितने आपने अल्फाज कहे ना, ये एक रूटीन की बात हो गई है कि इलेक्शन होगा तो झगड़े होंगे, तो इल्ज़ामात होंगे, तो काउंटिंग के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, ECP के रोल को कहा जाएगा, DROs और जितने भी स्टाफ होते हैं इनके ऊपर पूछा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ हुआ ना, ठप्पे की वीडियोस भी निकलेंगी। इसके अलावा हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है, ट्रैक्टर फसलों पे चलाए गए हैं, लोगों की FIR काटी गई है। आप खबरें चलाते हैं, ये खबर चल रही होती है कि जो हारा होता है वो कहता है कि हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है और जो जीता होता है वो कहता है कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है। ये रूटीन सी बात है। सैडली हमारे पॉलिटिशियंस को अगर इलेक्टोरल प्रोसेस पे भरोसा नहीं है तो अवाम को क्या होगा। लेकिन एक सोशल मीडिया से जुड़ी खबर मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे लोअर दीर से खबर आई जहां एक बाप ने अपने बेटे से मोबाइल छीन लिया। क्यों? क्योंकि वो बाप चाहता था कि उसका टॉक ना बनाए
और फिर हुआ ये कि बेटे ने बाप को गोली मार दी उस फ़ोन की खातिर, उस सोशल मीडिया की खातिर। तो इट्स वेरी डेंजरस। ये जो स्क्रीन होती है, जो मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में होता है, एक छुरी है जो खाना भी बनाती है और जान भी ले सकती है। अल्लाह करे कि हम पाकिस्तानी से खाना बनाना सीखें और जान लेना छोड़ें। और आपको पता है कि इस बच्चे की जो मदर है वो तशवीशनाक हालत में है, वो भी फायरिंग से जख्मी हुई हैं। बाप का कत्ल कर दिया है, माँ शदीद जख्मी है। खैर, बड़ी अफसोसनाक खबर है। दूसरा ट्रेंड है जनाब PSL के हवाले से, लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी ट्रेंड में शामिल है। PSL में फ़खर जमान और शाहीन आफरीदी की शानदार कारकर्दगी की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से ज़ेर कर दिया है। ट्रेंड्स में इस वक्त तक हजारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। लेकिन हम जब क्योंकि वीकेंड था तो उसमें एक आजम की भी बड़ी अच्छी बैटिंग है। मोइन खान के जो बेटे हैं आजम खान, उन्होंने कहते हैं तारीख साज PSL में बैटिंग की है। मैं चाहूंगा कि क्योंकि वीकेंड गुजरा है तो उनको भी ट्रिब्यूट में पेश करूं कि आजम वेल डन। उनके वजन की वजह से लोग उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाते थे, अंडर एस्टिमेट करते थे कि ही कैन नॉट डू इट, लेकिन ही डिड रियली वेल। अच्छा, वैसे और मैं इतनी और थी, कल हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई अक्सर हम कहते हैं ना क्या खाता है भाई ये, मतलब क्या जबरदस्त वो जम के कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। और हम जिसे कहते हैं ना कि टेक्स्ट बुक क्रिकेट शायद इनको आती है, वो वैसे खेल रहे हैं। मोइन खान के जो जेनेटिक्स है ना वो नजर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। खैर, अल्लाह करे वो ऐसे ही खेलते रहे, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बड़ी खबर क्या है वो हम आपको शामिल कर लेते हैं जनाब। टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। बिल्कुल, टॉप स्टोरीज पे भारतीय जो मिस एडवेंचर है उसका धमाकेदार जवाब दिया गया। दुश्मन को आज भी याद है, भारत को सरप्राइज के 4 साल पूरे हो गए। दुश्मन को 27 फरवरी की हार याद आ रही है। अभिनंदन को पाकिस्तानी चाय की याद सता रही है। हमारी टी इतनी फंटास्टिक जो है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात वक्त पर कराए जाएंगे या असेंबलियों की बहाली के अहकामात आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन सियासी मामले पर अहम तरीन नोटिस की समाअत आज फिर होगी। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की जानिब। लाहौर के लिए एक दिन में 2 बड़ी खुशखबरियां। कलंदर्स के PSL का सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया। पेशावर के खिलाफ मैच भी जीत कर दिखाया। साथ ही लाहौर के मैचेस की मुंतकली का मामला भी खुश असलूबी से तय पाया। लाहौर के तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। और सिक्कों के फन पारे बनाने का फन आपको मिलाएंगे शायरा से, जिनके अनोखे आर्ट की सोशल मीडिया पर बड़ी धूम है। बासलाहियत फनकार बनेंगी आज हमारी शो का हिस्सा। तो जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम बात भी करेंगे, लेकिन वो बात जो कि हम बार बार करना चाहते हैं और खुशी से करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। बिकॉज हमारी जो चाय थी वो बड़ी फैंटास्टिक। दिस कॉफी इज एक्चुअली वेरी फैंटास्टिक टू बी प्रिसाइज, मैं अगर कहूं। जी जनाब, तो इस चाय हमारी बड़ी मशहूर है। उनको याद आ रही होगी अभिनंदन को ना, रात को जब सोते होंगे सोचते होंगे हाय एक कप चाय मिल जाती, वही पाकिस्तान वाली, दिल में ठंड पै जाती। लेकिन बेचारा लेकिन सैडली मैं हैरान हूं कि इस सब कुछ होने के बावजूद बेचारे हमारे इंडियन भाई अभिनंदन को हीरो समझते हैं। मैं हैरान होता हूँ इस बात पे। मैं आपको बताऊं एक बात, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ी हुई है सारे मामलात के साथ। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ भी करने की कोशिश जब करते हैं, वो अगर उल्टा भी पड़ जाए तो वो उनको अच्छा बना के या फिर अपने हक में बताना पड़ता है, ताकि पॉलिटिक्स में जो उनका किरदार है ना वो वैसे ही रहे। आपने वो देखा, वो शुतुरमुर्ग की तरह एक बर्ड होती है बड़ी सी गर्दन वाली, उसको जब डर लगता है तो वो जमीन के अंदर अपना मुंह डाल देती है। तो भारतीय भी ऐसे ही है कि वो जमीन के अंदर मुंह डाल देते हैं और समझते हैं कि जी अब रात हो गई है और सारे मसले टल गए हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि खतरा और तलवार उनकी गर्दन पे अभी भी लटक रही है। उनको सोचना चाहिए, मोदी को सोचना चाहिए कि अपनी इंतहा पसंद हिंदू पॉलिसीज के तहत वो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। दुनिया जान चुकी है। नहीं, खैर इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जाहिर है आपको भी ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट याद होगा, किस तरह आप याद करते हैं इसको? मैं इस पर सबसे पहले ये चाहूंगी कि हम तो खुश हो ही रहे हैं, आपने कैसा महसूस किया था? जी साफ जाहिर है कि वो हिंदुस्तानियों के लिए तो ये मैसेज है कि हमें याद है, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि न याद हो। बात यह है कि एक जोम था और वो खामखा उसको आगे कैरी भी कर रहे हैं हिंदुस्तानी लीडरशिप के ज़हन में कि शायद एक बड़ा मुल्क होने की वजह से और बड़ी फ़ौज होने की वजह से वो हावी हो सकता है हमारे ऊपर, और हमारे मसाइल को तो वो साफ ज़ाहिर है बढ़ाने की कोशिश करते ही हैं। और आपको पता है कि ये यूरोपियन डिसइंफो लैब ने जो चीज़ें बताई थी और आजकल भी बता रहे हैं
क्या काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक ख्याली महल बना रखा है अपने लिए और अपनी आवाम के लिए, चाहे वो इंतखाबात के लिए या जो कुछ भी है। तो ये 4 साल पहले जो कुछ हमारी एयरफोर्स ने उनके साथ किया, मेरा ख्याल है कि वो पूरी दुनिया ने नोट किया है और उन्होंने तो नोट किया ही होगा। उससे ये साबित हुआ कि हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हम मरबूत तरीके से सारी मालूमात को इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे जो बाकी जानसार हैं, उनके जज्बे की वजह से, अच्छी प्लानिंग की वजह से, अच्छी ट्रेनिंग की वजह से, बेशक हम छोटी फौज हैं लेकिन जब वो चाहेंगे हम उनको धूल चटा देंगे। सिर्फ ये कि हम पहल नहीं करेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। अच्छा नहीं सिर्फ हम लोगों ने जो अभिनंदन को वापस भिजवाया, वो भी हम लोगों ने ये मैसेज दिया कि अमन को हमारी कमजोरी ना समझा जाए और हम जिस तरह की कौम है, हमने इसको पकड़ा भी तो बाहिफाजत आप लोगों तक पहुंचा दिया। आप बाज आ जाएं, जो हमने करके दिखाना था वो हमने करके दिखा दिया। इसको आपने किस तरह देखा था? जी मेरा ख्याल है कि वो वैसे तो पूरी कौम के, आपको पता है कि खुशी की लहर दौड़ी थी, इसलिए कि एकदम मायूसी हुई थी जब उन्होंने उनके जहाज आए और इधर से हमने ये कुछ लोगों ने समझा कि हम कुछ नहीं करेंगे। हालांकि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने और एयर चीफ ने क्लियर बता दिया था कि ना कुछ करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर कोई भी ऐसी गड़बड़ हुई। और आज भी यही पैगाम है हिंदुस्तान के लिए कि नॉट रिटेलिएटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपके ज़हन में ये है कि आप कोई शरारत करेंगे और हम कुछ जवाब नहीं देंगे, ये तो आप भूल जाएं, बल्कि इस दफ़ा जवाब इंशाल्लाह पहले से भी अच्छा होगा। और एक और बात, एक तो ये आपने बात की कि हमने वो वापस किया, वो खिलाफियात का आला मेयार था कि जब मसला हल हो गया और हमने जिता दिया कि हम क्या कर सकते। एक चीज़ और मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने नौजवानों को, और वो ये है कि देखिए, आप देख लें उन मुल्कों की हालत जहाँ पर फ़ौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा की गई और उसके बाद फ़ौज को किसी न किसी तरीके से डिस्क्रेडिट किया गया, तो उनका फिर क्या अंजाम हुआ। आप लीबिया को देख लें, आप इराक को देख लें, आप सीरिया को देख लें, आप नाइजीरिया को देख लें, कितने मुल्कों का मैं नाम लूँगा। तो बाखुदा इस चीज़ का ख्याल रखें कि किसी इंडिविजुअल की वजह से अगर आपको कोई सी चीज़ में कोई बुराई नज़र आए तो पूरी इंस्टीट्यूशन के पीछे नहीं पड़ जाते। अगर हम जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा कि जो सोशल मीडिया में हो रहा था, शुक्र अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अक्लमंद लोग समझ रहे हैं कि फ़ौज मुल्क की हिफाजत करती है और उसको किसी सूरत में डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके साथ जुड़ के खड़े रहना चाहिए। और फ़ौज लड़ती है अपने अवाम की पुष्टपनाही से और उसका मोराल इसीलिए बहाल रहता है। बिल्कुल सही लोधी साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने लोधी साहब। मैं यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा, सलाम पेश करना चाहूँगा कौम के उन सपूतों को, उन जवानों को जिन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। अभिनंदन को मज़ेदार चाय पिलाई और फिर फैंटास्टिक टी का प्रोवर्ब क्रिएट हुआ। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। विंग कमांडर नोमान अली, ये दो बड़े हमारे प्यारे जवान थे जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया और हर पाकिस्तानी इन पे फ़ख्र करता है और इनके लिए दुआएं करता है कि अल्लाह ताला ऐसे जवानों को पैदा करता रहे, हमारे मुल्क में भेजता रहे। लेकिन लोधी साहब, द एक्सपर्टीज़ आर एयरफोर्स एंड आर नेवी हैज़, हम ये जानते हैं कि दुनिया भर की एयरफोर्सेस और दुनिया भर की नेवीज़ हमारी एयरफोर्स और नेवी की जो एक्सपर्टीज़ है उनको सलाम भी पेश करती है और उनसे ट्रेनिंग लेने आती भी रहती हैं। तो यकीनन मैं चाहूँगा थोड़ी रोशनी आप इसके ऊपर भी डालिए कि हमारी एयरफोर्स का मयार, हमारी नेवी का मयार इस वक्त क्या है दुनिया में। जी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों की, और बल्कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं उनका भी मैं एक जुमला सबके बारे में कह देता हूँ। एयरफोर्स के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो इंटरनेट की वो मामलात हैं, जो आपस में इंटीग्रेशन के मामलात हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने के हमारी एयरफोर्स उसमें अपना नाम रखती है और उन्होंने ये साबित भी किया है। आपको छोटी सी बात बताऊँ कि जब F-16 की ट्रेनिंग के लिए हमारे पायलट्स गए थे, बहुत पहले की बात है, तो जितना टाइम दिया गया था उससे आधे टाइम में इन्होंने सब कुछ हासिल कर, उन्होंने कहा जी बस ले जाएं आप ये जहाज़, आपको तो सब कुछ पता है। नेवी के बारे में आपको पता है कि 2 दफ़ा उन्होंने इंडियन ऑब्जर्वरों को डिटेक्ट किया है जो हमारे पानियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। ये कोई छोटा काम नहीं है, ये सिर्फ वो लोग समझते हैं जो इस सारे मामले को समझते हैं। हमारी फ़ौज ने सबसे बड़ा जो अफरियत था दुनिया का टेररिज्म का, उसके ऊपर काबू पाया है, गो के वो फिर सर उठा रहा है, इंशाल्लाह दोबारा वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा कैम्ब्रियन पेट्रोल एक मुकाबला होता है दुनिया की फ़ौजों के दरमियान, उसमें हमने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जो हमारी फ़िज़िकल कंपटीशन होती है वो, तो मेरा ख्याल है कि हमें हमारे कौम को फ़ख्र करना चाहिए। और हमारा ख़र्चा हिंदुस्तानी फ़ौज के मुकाबले में 10 गुना कम है। और अभी आपने देखा कि और भी हमारी फ़ौज ने ऐलान किया है कि हम हालात के मुताबिक अपने आप बेल्ट और भी कसेंगे। तो ये बस याद रखने की बात है
ये जो चमका के रखा हुआ है, और कौम ने ठीक है इसमें बहुत कुर्बानियां दी हैं बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से कौम का ये पैसा जो है सही इस्तेमाल हो रहा है, इंशाल्लाह कभी भी रहेगा नहीं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका खालिद नईम लोधी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी दुआ है कि इसी तरह हमारी जो फ़ौज है वो चमक और भरपूर तरीके से जो उनका किरदार है वो अदा करते रहें और हम उन्हीं की वजह से आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं और घर में सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी सरहदों पर हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं जो कि हमारी हिफाजत के लिए चुकन्ना है, हम वक्त तैयार हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब और अब कुछ बात करते हैं हक और सच की। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से ये दुनिया बनी है या फिर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ, हक और सच का जो साथ देता है या जो हक की बात करता है उसको तकलीफ़ तो पहुंचती है, सज़ा तो मिलती है, सज़ा तो दी जाती है। तो बोल न्यूज़ को भी एक बार फिर से हक और सच का साथ देने की सज़ा दी जा रही है, लेकिन बोल कल भी हक और सच के साथ खड़ा था और आज भी हक और सच के साथ खड़ा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, यकीनन इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस नोटिस की समाअत आज फिर होगी और इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, लीगल एक्सपर्ट है, कानूनी माहिर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बिल्कुल, मैं शाइक साहब आपसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि इलेक्शन करवाना और आइन की पासदारी करना तमाम इदारों पर लाजिम है। जब 2 असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हों तो इलेक्शन में ताख़ीर या मुकर्ररा वक्त में तारीख ना देना क्या ये आइन से मुतसादिम नहीं है? ऐसी नौबत ही क्यों आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस देना पड़ गया? देखिए, आपका जो सवाल है वो ये है कि डेट अनाउंस हो गई। डेट तो अनाउंस की थी प्रेसिडेंट साहब ने, जिनको इसका इख्तियार नहीं था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया। उन्होंने आर्टिकल सेक्शन 57 के तहत अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत। लेकिन उसमें उनको वो तो जनरल इलेक्शंस के लिए है, प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए नहीं है। वो भी इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कोई कंसल्टेशन तो हुई नहीं, आपस में उनकी बातचीत नहीं हुई, तो फिर उन्होंने डेट अनाउंस कर दी। वो मेरे ख्याल में एक उनका पार्टी का फैसला था और जो कि उन्होंने पीटीआई में होने की वजह से वो फैसला कर दिया। तो उसकी तो कोई हैसियत नहीं थी, ना वो आईनी चीज थी, ना कोई उसकी कानूनी हैसियत थी। अब वो जब फैसला हो गया, लेकिन उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि डेट उन्होंने अनाउंस कर दी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटर नोटिस दे दी उसके मुताबिक। वो क्यों ली ये अभी तक मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया, अपनी जगह सही होगा। लेकिन जो सो मोटर नोटिस ली जाती है वो उस मौके पे ली जाती है जबकि एक ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल बिल्कुल, आपने शाइक साहब बजा फरमाया और आज तो बाकायदा इसकी समाअत का आगाज़ भी हो जाएगा। केस तेरे से मात है। इस 9 रुकनी लार्जर बेंच की कितनी अहमियत आप देख रहे हो? और अगर फुल कोर्ट का मुतालबा हुआ है और वो पूरा हो जाता है तो उस फुल कोर्ट की कितनी अहमियत होगी आपकी नज़र में, कानून की नज़र में? देखिए, फुल कोर्ट तो कोर्ट की जो बनाना फॉर्मेशन तो चीफ जस्टिस साहब का डिस्क्रेशन होता है। चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, चीफ जस्टिस साहब अगर कहते हैं कि फुल कोर्ट हो तो उसमें सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसमें काजी फैज ईसा साहब भी होंगे और सब लोग होंगे, तो वो तो एक किस्म का चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। वहाँ पे इतनी कंफ्यूजन होगी, लोग अलग अलग किस्म के बयान देंगे। ऑलरेडी जजेस के खिलाफ लोगों ने बयान देना शुरू कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला करना ही इम्पॉसिबल होगा। और अगर जो भी फैसला होगा वो एक मेजॉरिटी डिसीजन होगा। अगर मेजॉरिटी डिसीजन होगा तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी? ये बताइएगा उस्मानी साहब की अदालतों के बड़े फैसले हमेशा तारीख में याद रखे जाते हैं और रेफरेंस भी बन जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए? आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, और खुदा न खास्ता खिलाफ वर्जी हुई तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब अगर आइन की खिलाफ वर्जी होती है तो जो आइन में उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप उल्टा टांग दें। मैंने कहा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अगर अपना काम नहीं करता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाता, तो आप उसको उल्टा टांग दें, उसको सजा दे दें, उसको खत्म कर दें, उसकी जॉब को जो मर्जी कर दें उसके साथ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते अच्छा हम फैसला करेंगे कब आप डेट दें, कब डेट होनी चाहिए। ये आपका काम नहीं है।
इसके लिए फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए तो फिर उसके मतलब कि बहुत शुक्रिया आपका शाइख उस्मानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खैर अब ये मामला अदालत में है और आज से इसकी बाकायदा समाअत शुरू हो रही है। देखते हैं अदालतें इस सारे मामले को किस तरह देखती हैं और क्या फैसला निकल कर सामने आता। तला एक ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको जितने भी हमारे मुल्क में टैलेंटेड लोग हैं डेली बेसिस पे किसी न किसी से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते रहे, उनको हम बुलाते रहे अपने शो में। तो तला आज हमने बुलाया एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट को जो कि कॉइन्स के साथ पेंटिंग्स बनाती हैं और उनका नाम है शायरा आरिज। वेलकम टू आवर शो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। तो शायरा बताइएगा, शायरा आरिज है शायरा अरीज? आरिज है, शायरा आरिज। आरिज है, हाँ जी। ये प्रोड्यूसर साहब हमेशा गलत नाम बताते हैं मुझे। जबरदस्ती। ये जो आप सिक्कों से फनपारे बनाती हैं, ये आप किस तरह बनाती हैं, कैसे आपको ख्याल आया? जी, ये समझने के बहुत ही सोचने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा। तो मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ था कॉइन्स एक जगह करने का, बहुत सारे कॉइन्स उन्होंने कलेक्ट किए। तो उसके बाद जब वो मैं देखती थी तो मुझे होता था कि ये इसका कुछ होना चाहिए। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि मैं अपनी जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ उसमें कुछ मतलब क्रिएटिविटी लेकर आऊँ। तो फिर मैंने जो है ना, पहले बहुत टाइम लगा मुझे, मैंने जो अपनी पेंटिंग बनाई है मैंने एक चीज़ की, फिर उसके बाद मैं सोचती रही कि इसमें क्या ऐड करना चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके तो समझ लें मुझे तकरीबन ये 6 मंथ या 8 मंथ तक हुए हैं। ये तकरीबन मुझे 8 मंथ 6 मंथ तक इतना टाइम लगा है। नहीं तो आप पहले रुक जाएं। यहाँ पर मैं इनके हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिस बेचारे ने पूरी जिंदगी कॉइन्स जमा किए और फिर इन्होंने जो है उन कॉइन्स पे कब्जा करके पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी। नहीं, उसमें मेरे फादर के भी हैं। फादर के भी है, चले फादर का भी शुक्रिया। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, कीप दैट इन माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्रेडिट पहले मर्दों को मतलब बनता है सर, देना चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल हम दे रहे हैं, फिक्र ना करें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप ठीक है उन्होंने गैदर किए हुए थे, कलेक्ट किए हुए थे सारे, आपने इनको कैनवस पे मतलब पहले फिक्स किया कैसे, मतलब पेंटिंग्स बनाती कैसे आप? नहीं, पहले मैंने इस पे जो है जो उसका बेस बनाना था, इसको पहले इसके बेस को तैयार किया, फिर उसके बाद उसमें जो एक चीज़ किस तरह से ऐड करनी चाहिए, तो वो चीज़ को सोचना बहुत मुश्किल था कि उसमें एक मैसेज क्रिएट करना था मुझे। और वो जो उसमें मैसेज था ना, जैसे मैंने इस तरह से क्रिएट किया कि जितने भी कॉइन्स थे वो हर मुल्क के, सारे मुल्क के जितने भी ओल्ड कॉइन्स थे वो सब एक जगह किए और उनसे एक मैसेज ऐसा क्रिएट किया मैंने कि जैसे ये सारे मुल्क के कॉइन्स एक जगह हैं, तो मैंने उसमें एक हैंड दिखाया है जिसमें वो मेडल है, तो वो एक सक्सेस है। अगर जैसे ये कॉइन्स एक जगह हैं, ऐसे हम सब भी सारे मुल्क एक साथ हो जाएं तो सक्सेस सबके हाथ में होगी। अच्छा, तो मैंने वो एक मैसेज क्रिएट किया है और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि उसमें एक सोच लेकर, मतलब सोच को कैनवस पे उतारना वो बहुत बड़ी बात होती है और वो भी अपनी माइंड से सोच के उस तक लाना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तला, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं नहीं चाह रही कि आप ये बोलें कि मैं आपकी कोई मतलब राइट आपका सलब कर रही हूँ। आपको ये ख्याल कैसे और क्यों आया कि आपकी हर पेंटिंग में, पिक्चर में कोई मैसेज होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप इस तरह इस ज़रिए से किसी को कोई मैसेज अच्छे पहुँचा सकते हैं, कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो आप करें। क्योंकि लोगों को देख के इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर ये चीज़ है तो इसमें क्या मैसेज है। क्योंकि आपको पता है एक आर्ट को इतना ज़्यादा कोई समझता नहीं है, बहुत कम लोग इसको तरजीह देते हैं। तो लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर उसमें इस तरह से अगर आप मैसेज दें तो दूसरे को इस चीज़ को मतलब पसंद भी आती है चीज़ और समझते भी हैं और आगे ये चीज़ आपके लिए भी अच्छी है। और मुझे लग रहा है आपका मैसेज शायद यूनाइट करने का है, लोगों को साथ करने का है, बॉन्ड करने का है। बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम लगता है आपको एक पेंटिंग बनाने में?
ये तो बस समझ लें कि अपने जब मूड बहुत अच्छा होता है तो वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब मूड अपना थोड़ा सा आउट हो जाए तो वो काफ़ी बहुत लंबा, कभी साल भी हो जाता है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी जी माशाल्लाह। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपने बच्चों के साथ पेंटिंग? उनके बच्चे तो पूरा टाइम मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के साथ तो बस ये होता है कि आप रात का जो मेरा टाइम होता है ना वो बहुत सुकून का होता है। रात में बच्चों को सुलाने के बाद फिर जो मेरा काम स्टार्ट होता है तकरीबन 12 बजे 11 बजे मैं बच्चों को सुला देती हूँ। तो उसके बाद जो मेरा काम स्टार्ट होता है फिर मुझे खुद नहीं पता होता मैं कब उठूँगी। मुझे अक्सर 11 भी बज जाते हैं, मुझे अक्सर 9 भी बज जाते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता होता। तो समझ लें कि अभी मैं 12 ईयर से सऊदी अरब में थी, तो सऊदी अरब से मैं यहाँ आई ही इसी वजह से हूँ। मैंने ये कहते क्रिएट की थी पेंटिंग, तो मैं चाहती हूँ वहाँ पे भी मैं इसको शो करा सकती थी सबका, लेकिन मुझे एक था कि हमारे मुल्क से एक चीज़ का नाम होना चाहिए, हमारे मुल्क का नाम पहले होना चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे इस चीज़ का मेरा पहले फ़र्ज़ बनता है कि मैं पहले पाकिस्तान से ही स्टार्ट तो आपने मतलब एग्जीबिशंस वगैरह के हवाले से बड़े लेवल पे सोचा है, और क्या आपके ज़िम्मे फ्यूचर प्लान? मैंने एग्जीबिशंस वगैरह वहाँ पे सऊदी अरब में मेरा स्टूडियो है, वो चलाती हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को सिखाना, छोटे बच्चे आते हैं वहाँ पे सिखाना। उसके बाद मुझे थोड़ा मेरे पास एक हॉल था मेरे अपने घर में, मैंने स्टूडियो बनाया, अपनी एग्जीबिशंस की, और वहाँ से अरब जो थे सारे सऊदीज़ वगैरह वो सब समझ लें हमारे ऑनर बहुत अच्छे थे, तो उनसे इतना अच्छा रिलेशन था कि उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो उनके साथ मैंने बहुत काम किया, अपना काम लोगों को दिखाया, आर्ट गैलरीज तक गया, आर्ट गैलरीज में सबने देखा, पसंद किया काफ़ी। फिर उसके बाद मुझे एक था कि नहीं, अपना नाम ना अपने मुल्क से होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी, बिल्कुल कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, अपने मुल्क से नाम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब एग्जीबिशन का आप सोच रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये प्लान है। मैं यहाँ पे अभी एग्जीबिशन वगैरह इंशाल्लाह मैंने अभी की हैं, और उसमें मैंने अभी सैलाब ज़दगान के लिए की थी, उसमें मैंने अपनी 2 पेंटिंग्स डोनेट की हैं, और उसके अलावा भी मैं अभी करूँगी इंशाल्लाह आगे भी ना, एग्जीबिशंस वगैरह मुझे करनी है। और फिर मेरा अपने घर में मैंने एक स्टूडियो खोला है, एक स्टूडियो बनाया है। उसके अलावा मैं वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ थोड़ा ऐसा कर रही हूँ कि बच्चे वहाँ पे आके सीख सकें। सही। खोटा सिक्का है आपके पास? कोई खोटा सिक्का? खोटा सिक्का यानी खोटा सिक्का क्या होता है? नहीं, उनके पास सारे अच्छे वाले सिक्के हैं, तभी वो उनको इस्तेमाल कर रही हैं और मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। खोटा सिक्का तो किसी के पास ना हो, वो भी आजकल के दौर में। बहुत शुक्रिया शायरा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह करे कि आप आगे इस तरह अपना भी और इस मुल्क का भी नाम रोशन करती रहे, और मजीद पेंटिंग्स बनाएं, डोनेट भी करें, फंड रेजिंग भी करें। और जो जज्बा इनमें है वो दूसरे पाकिस्तानियों में फैले। बिल्कुल, बहुत कम लोग होते हैं जनाब जो दयारे गैर सिर्फ इस वजह से छोड़ के आते हैं कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, वरना अब जो इस मुल्क के हालात हैं मोस्टली लोगों को तो मैं ये देख रही हूँ कि बस वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। तो हम आपकी कदर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। आज हम अपने सबसे पसंदीदा खेल की तरफ, क्रिकेट की तरफ बात करें, कुछ PSL की गुजारिश। मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि आप इस मैच को डिस्कस करें, अवैस साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम अर्ली मॉर्निंग। आज़म की पहले बैटिंग का मुझे बताइए, भाईजान इतनी अच्छी उन्होंने स्कोर किया, वो 97 ऑन 42 बॉल्स। बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता था आज़म खान को, लेकिन आज़म खान ने प्रूव कर दिया कि ही स्टिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। चीज़ तो अच्छी है, क्योंकि पता आपको आज़म खान पे स्पेसिफिकली जैसे आपने बात की, आपको याद हो कि आज़म खान पे बहुत ज़्यादा फिटनेस का जो उनसे उस पर क्वेश्चन मार्क होता था कि जी फिट नहीं है। फिर अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पाकिस्तान में ये बड़ा एक मसला होता है कि औलाद जो सी आगे, चाहे वो एक्स क्रिकेटर की हो चाहे वो बड़े बंदे की हो, तो उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ से जोड़ा जाता है, बेशक उसकी परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज कर देते हैं लोग। आपको याद हो आज़म खान की बात कर लें, चाहे इमामुल हक थे, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं यहाँ पर, लेकिन हमेशा एक क्रिकेटर जो उनसे वो बैट या अपनी बॉल से जवाब देता है, जो कि आज़म खान अब काफ़ी अरसे से आपको पता है परफॉर्म करें, चाहे वो पाकिस्तान के लिए हो, चाहे इंजमाम भी तो बड़े ओवरवेट थे और कैप्टन की पोजीशन पे रहे हमारी टीम में एक दौर में, तो आज़म का बेचारे का क्या कसूर है वैस? देखिए मैंने वही तो बात की, मुझे समझ नहीं आती, हमारे अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंसेस है बेचारा, चाहे वो परफॉर्म कर भी रहा हो तब भी उसको कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं आप उसके पिछले एक्स क्रिकेटर के साथ, कि जी अपना उसके वालिद साहब क्रिकेटर थे जिसको ये वो एज मिल रहा है। यार आप देखें, जब एक लड़का जवाब दे रहा है अपने बैट से, जब वो जवाब दे रहा है अपनी बॉल से, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क मौजूद है।
फिटनेसेस अपनी जगह हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बात होती है कि आपने कहीं ना कहीं वेट अपना लॉस करना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के, लेकिन जिस तरीके से वो परफॉर्म करे मिड ऑर्डर के अंदर, जो कहीं क्रिकेट में ऐसा तो नहीं कि जो दिखता है वो बिकता है ओवैस भाई? मसला यही है कि जो दिख रहा है एड्स में मुख्तलिफ शैम्पूज की, तो वो बिक रहा है ज्यादा। देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट है, आपको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस दिख रही है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो आई गेस वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट मिड ऑर्डर बैट्समैन इस वक्त मैं कहता हूँ पाकिस्तान को लिमिटेड ओवर्स में उनकी जरूरत भी है, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि इफ्तिखार आपके पास मौजूद है, लेकिन मिड ऑर्डर में वो भी लड़का आपको चाहिए जो कि 7-8 रन को पाइल अप करके 12-13 रन पर ओवर की एवरेज में लेके जाए। और आजम ने जिस तरीके से पिछले मैच में आपको पता ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड नीचे लग गई हुई थी, लेकिन एक जिस तरीके से वापस आए हैं मैच के अंदर, परफॉर्म किया इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक अच्छे टोटल तक लेके गए, तो इट्स अ सिचुएशन के पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली उनकी तरफ देख रही होगी। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा वैस कि अभी जो सबसे बड़ा स्कोर है 241 का, बड़ा जबरदस्त स्कोर किया है ये लाहौर कलंदर्स ने। कराची में क्या पिच का प्रॉब्लम है, क्या वजह है? मतलब ये टीम की परफॉर्मेंस थी या फिर वाकई मतलब कॉन्फिडेंस के साथ खेला गया है? वजह आप इसकी क्या समझते इतने बड़े स्कोर की? देखिए पिचेस ऑब्वियसली डिफरेंट है, कराची की थोड़ी सी डिफरेंट विकेट है, लाहौर की जो विकेट है वो बेल्टर विकेट थी। कल भी आपने देखा होगा जब कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, यहाँ तक कि जब पिच रिपोर्ट आ रही थी वो यही कह रहे थे कि जो बेल्टर विकेट है इट वुड बी इजी फॉर द बैट्समैन टू बैट ऑन, बेशक वो सेकंड इनिंग्स में क्यों ना बैट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है ओस भी था, इतना आसान नहीं था दूसरे अपना इनिंग्स में बॉल करना। लेकिन अगर कराची से स्टार्ट करूं तो एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, एक बड़ी टीम है कराची किंग्स, आपको पता है कहीं ना कहीं उनका इशू बस चल रहा था कि जो एक स्ट्रेंथ है बैटिंग ऑर्डर जो है उसको कहाँ पर अपना प्रॉपर तरीके से बूस्ट किया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े फ्लक्चुएशन भी रही है कराची किंग्स की बैटिंग ऑर्डर में, कहीं मैथ्यू वेड को नीचे ले आते थे, कहीं अपना ओपनिंग डिपार्टमेंट में चेंजेस थी, फिर अल्लाह का शुक्र है मैं कहता हूँ कि हैदर अली साहब को बाहर बिठाया है, जहाँ पर तैयब ताहिर आपको पता है एक लड़का जेलम से उसका ताल्लुक है, आलमगीर से, बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, टॉप परफॉर्मर है डोमेस्टिक सर्किट में, उसने परफॉर्म किया कंसिस्टेंटली। कल वो आपको नजर भी आया जो कि कराची किंग्स को चाहिए था। जरूर कराची किंग्स कहीं ना कहीं 20-25 रन शॉर्ट थी, लेकिन जिस तरीके से मैथ्यू वेड और तैयब ताहिर ने कल परफॉर्म किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ लेके दिया, लेकिन बॉलिंग के अंदर जो स्पार्क कल कराची किंग्स का नजर है, टीम यूनिट आपको नजर आ रहा था कराची किंग्स का कि वो दे वर फीलिंग हंग्री कि हमने टूर्नामेंट के मैच जीतना। आपको पता है अनफॉर्चुनेटली अगर कराची कल हारता तो फिर जो उसका ऑलमोस्ट सफर बाहर हो जाता पाकिस्तान सुपर लीग से, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस कराची किंग्स की रही है। यहाँ पर अल्लाह करे कि आगे टूर्नामेंट्स में भी ऐसी, क्योंकि बड़ी टीम परफॉर्म करे। लेकिन जो दूसरा मैच था पेशावर वर्सेस लाहौर, मैं कहता हूँ अनडाउटली मुझे था कि शायद पेशावर बाउंस बैक करेगा, लेकिन लाहौर 201 रन थे, पेशावर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, नॉट बैड। लेकिन मैम जिस तरीके से बॉलिंग यूनिट पेशावर की है, कहीं ना कहीं वो लगता है कि शायद पेशावर ज़ल्मी अपनी बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए बॉलिंग को भूल चुका है, क्योंकि आप देखें उनके पास बेल्टर्स मौजूद हैं, लेकिन बॉलिंग यूनिट के अंदर अभी तक एज सच कुछ नजर नहीं आ रहा जो कि विकेट टेकिंग जेन्युइन जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उनके पास मौजूद है। साहब कोयटा को क्या हुआ है? कोयटा को नजर लगी है, कोई जादू है उनके ऊपर, बीमार हैं, कोई पैसे कम मिल रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम? सर इशू सिर्फ एक चीज़ नजर आती है, आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स का अगर आप पिछला पूरा टेन्योर उठा के देख लें तो कोयटा का सिवाय वो एक टूर्नामेंट जो जीती है कोयटा, उसके बाद कहीं ना कहीं इशूज आपको नजर आए हैं। कोयटा की जो बैटिंग ऑर्डर है कोयटा का, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं है। जैसे कराची का इशू चल रहा था, आप देखें सबसे बड़ी चीज़ डग आउट के अंदर वेवन रिचर्ड की कमी महसूस होती है, जो कि एक स्पार्क देते थे, बूस्ट करते थे कोयटा ग्लैडिएटर्स को। फिर उसके बाद जब टीम ऑर्डर की आप बात करें, आपके पास बॉलिंग यूनिट इतना अच्छा है, बैटिंग की मुझे सरफराज अब की समझ नहीं आती कि भाई जेसन रॉय कितने अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग से पहले भी परफॉर्म नहीं कर रहा था जेसन रॉय, आप उसको कंसिस्टेंटली खिलाए जा रहे हो। विल स्मिथ आपके पास बैठा हुआ था, उस दिन आपने उसको विल स्मिथ को खिलाया, उसने एक दो अच्छी शॉटें खेली, ऑब्वियसली पहला मैच था, बंदे को प्रेशर होता है, वो जल्दी आउट हो गया। मार्टिन गप्टिल की भी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही टूर्नामेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि यार मेरा जो पिछले टेन्योर के अंदर विल स्मिथ या जो अभी टेन्योर गुजरा उसमें लड़का कौन परफॉर्म कर रहा था, विल स्मिथ कर रहा था। विल स्मिथ को अपना बैटिंग ऑर्डर के अंदर ही अपना ओपनिंग करवाते और वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता। उसके अलावा अगर आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आए तो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं आपकी जो कराची की हमारे अवैस प्रोड्यूसर साहब की तरफ से एक सवाल आया है, वो शाहीन शाह अफरीदी के ओपनिंग स्पेल के हवाले से पूछना चाह रहे हैं आपसे। शाहीन शाह अफरीदी की अगर हम बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी जो उनसे आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली इंजरी का शिकार रहे हैं, और जिस तरीके से मुझे याद है जब टूर्नामेंट में वापस आ रहे थे मैंने भी इस चीज़ में, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के साथ जब काम करने का मौका मिलता है यही बात होती है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो बड़ा मैटर करता है कि आप किस तरीके से एक पेस बैटरी के ऊपर आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो। क्योंकि इंजरी जो जिस नोयत की उनको थी, अल्लाह ना करे कि था कि शायद वो काफ़ी अरसे के लिए बाहर होंगे, लेकिन फिटनेस पे काम किया, वो चीज़ आपको नज़र भी आ रही है। जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं लाहौर कलंदर, कल 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया है। लेकिन फिर मैं यही बात बार बार रिपीट करता हूँ हर शो के अंदर के जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, देखें आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स हैं, हसनैन हो जाए, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है,
इन पे बहुत केयरफुली आपको काम करने की ज़रूरत है। ज़रूर है पाकिस्तान सुपर लीग, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हीटेड अप इस वक्त मैचेस चल रहे हैं, सबको ये है कि हम परफॉर्म करें, सिलेक्टर्स की नज़रों में है, पाकिस्तान के लिए हम रिप्रेजेंट करें, अपनी टीम को अच्छा परफॉर्म करके दें, उनको जितवाएं। लेकिन आपको ये भी ख्याल रखना पड़ना कि एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, सीरीज़ आपकी आ रही हैं, इन पे वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत तरीके से आपको करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप याद दिला दिया आपने, तो शाहीन शाह की इंजरी का जिक्र किया, वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो मुझे वो फाइनल याद आ गया, वो कैच ड्रॉप होना याद आ गया जिसके बाद हम हारे थे। आपको सर वो भी वर्ल्ड कप में भी आपको याद हो जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म करे थे, इंग्लैंड कहीं ना कहीं आपको पता है प्रेशर में आ चुका था। अगर वो ओवर शाहीन शाह अफरीदी निकाल जाते, अगर उनको इंजरी ना होती तो पाकिस्तान आज शायद वर्ल्ड चैंपियन होता। क्या एहसानुल्लाह नेशनल टीम पे ऐसा बन सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बाद? और देखिए एहसानुल्लाह स्वाद से उनका ताल्लुक है बड़ा डिप्राइव्ड कम्युनिटी से। अनफॉर्चुनेटली उसका फ्लड में बेचारे का घर भी अपना तबाह हुआ था। मेरी टीम से उसका ताल्लुक है, रावलाकोट हॉक से भी। एक रॉ टैलेंट है, मुझे याद है कि ही इज़ नेवर प्लेड अंडर 19 पाकिस्तान। केपी की तरफ से खेलते हुए परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली उनकी रही है, लेकिन एक हमेशा जो इशू हमारा रहा है कुछ हालिया अरसे में ये होता है कि लड़का परफॉर्म कर रहा है, पेस बैटरी है, सब कुछ है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके आते हो। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद आप देखें ना, यहाँ चाहे आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बाद वो जो आपके टूर्स थे ना अंडर 19 के हों, चाहे पाकिस्तान शाहीन्स के हों, जहाँ से लड़का बेसिकली ग्रूम होता था पाकिस्तान टीम के लिए, वो ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह करे कि वो टूर्स वापस स्टार्ट हों। जितना इनको एक्सेसिव मैचेस मिलेंगे पाकिस्तान शाहीन्स के साइड मैचेस, क्योंकि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हो रही है। आप देख रहे हैं इंग्लैंड भी यहाँ खेलने आता है, न्यूजीलैंड भी खेलने यहाँ पर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक आया, तो उनके खिलाफ जब वो साइड मैचेस खेलेंगे उतना स्ट्रॉन्ग एक कंटेंडर आपके सामने निकल के वापस आता है। लेकिन अच्छी बात सही, आज के मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? लाहौर इस्लामाबाद देखें टफ है क्योंकि जिस तरीके से लाहौर ने परफॉर्म किया लाहौर के अंदर, लेकिन क्रिकेट है, आपको पता है मुल्तान सुल्तान कल मैच हार गया, बल्कि मुल्तान ऐसी टीम थी जो नहीं हारना चाह रही थी। लेकिन फॉर मी फेवरेट्स लाहौर होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल लाहौर ने परफॉर्म किया, एक बड़ी बॉलिंग यूनिट है, बैटिंग यूनिट उनके पास मौजूद है, लेकिन 200 प्लस फिर मैं देख रहा हूँ लाहौर आज करेगा। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा फ़खर जमान और अब्दुल्ला के हवाले से आप बताएगा कि इनकी पार्टनरशिप और इनकी बैटिंग जिस तरह की रही है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इन्होंने। देखिए एक चीज़ तो अच्छी है इस दफ़ा लाहौर कलंदर की, हमेशा अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट से बात करें, जो मुझे अच्छा लगता है लाहौर का ये कि वो जो रॉ टैलेंट होता है, जो कि लड़का ना कुछ खेला होता है उसको चांस वो देते हैं। आपने ओपनिंग डिपार्टमेंट भी देखा, उन्होंने यंगस्टर खिलाया, वो परफॉर्म कर रहा है। कल वो नहीं कर सका, फ़खर जमान दूसरे एंड पे मौजूद है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक, मुझे याद है कि जिस वक्त वो पाकिस्तान टीम में खेलने आए थे, बहुत लोगों ने तनकीद की थी, मैंने भी यहाँ तक कहा था कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्रूम बहुत ज़्यादा किया है। वो जैसे मैं स्टार्ट में बात करता, तनकीद को आप जवाब देते हो अपने बैट से, और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हुए हैं कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए किया, आज लाहौर कलंदर के आज भी इन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी फिर बात बनेगी। और कल की परफॉर्मेंस के बाद तो बेशतर लोग जो हैं वो लाहौर कलंदर्स को फेवरेट टीम कह रहे हैं। आज के मैच के लिए खैर देखते हैं मैच शुरू होगा, क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दांत का दर्द अगर किसी के हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है 1 मिनट सुकून से बैठा नहीं जाता, जब तक उसका इलाज ना हो जाए सुकून नहीं आता। तो डेंटिस्ट जो हैं वो वाकई मसीहा है, और बाहर के ममालिक में तो अच्छा खासा महंगा इलाज होता है, लेकिन पाकिस्तान में जनाब बताया जा रहा है कि मुफ्त इलाज मिलेगा और कैंप्स लगाए जाएंगे। किस तरह से काम होगा ये सब बताने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं अली हुसैन साहब। डॉक्टर अली, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। हम आपका सोशल मीडिया देखते हुए तो ऐसे लग रहा था कि आप दुबई में ही होंगे, आप यहाँ आ गए एकदम से। सारी तस्वीरें आप वहाँ पे जो है ना वो आई एम सरप्राइज्ड दैट यू आर फॉलोइंग मी, सो क्यों नहीं, आप मशहूर आदमी सोशल मीडिया पे। फीलिंग प्रिविलेज। तला भाई, आना तो था आज प्रेगनेंसी और डेंटल हेल्थ पे बात करने के लिए, लेकिन यह है कि बैठते ही मैंने टॉपिक चेंज करने का सोचा है। आई वाज कमिंग फ्रॉम अ डेंटल कॉन्फ्रेंस और सामान लेकर आ रहा था कैंप्स के लिए। गिलगित हुंसा में कैंप करने का प्लान है, पिछली साल हम लोगों ने चित्राल में किया था। माशाल्लाह। तो रात 2:30 बजे एक थकावट थी और सुबह क्लिनिक में पेशेंट्स थे, तो जब दुबई से पाकिस्तान पहुँचे कराची में, अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि अल्लाह ने हमें अपनी सरजमीन पे उतारा बाहिफाजत। और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचे तो मेरा एक बैग जिसमें तमाम डेंटल का सामान था वो लेट हो गया, और जिस काम के लिए मैं गया था वो वही बैग था। तो खैर जब सारे बैग चले गए तो मेरा आखिर में बैग एक कस्टम के इंस्पेक्टर थे, वो लेकर आखिर में आ रहे थे, एंड सडनली
चेकिंग शुरू हुई, स्कैन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या, मैंने कि डेंटल का जितना भी सामान हम कैंप्स के लिए यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग ग्लव्स, लेटेक्स ग्लव्स, और वो बोन ग्राफ्टिंग जो इम्प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, रोटरी फाइल, वहाँ रूट कैनाल्स करेंगे कैंप्स में, वो सब था। तो उन्होंने खोल के दिखाना शुरू कर दिया, कह रहे हैं कि आप ये सेल करने के लिए आए। मैंने अपना तारुफ कराया, मैंने कहा मैं मीडिया में भी एक डेंटल एजुकेशन के लिए बड़ा रोल अदा करता रहता हूँ, और फिर मेरे अपने इतने क्लिनिक्स हैं खान में, फलाई जितना भी काम होता है वो हम करते हैं। तो खैर वो जितने भी थे इंस्पेक्टर्स और डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो सारे उधर जमा हो गए और उन्होंने कहा कि कितनी मालियत का सामान होगा। मैंने कहा 1 लाख 1.5 लाख का होगा शायद। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 80,000 जमा करा दें। क्या 80,000 जमा करा दें और बैग ले जाएं। तो मैंने कहा कि 80,000 जमा करा दें। अच्छा मैंने एक वहाँ पर साहब थे, मैंने कहा ये जो टांके मुंह में पड़े हुए हैं ना, ये जो टांके यहाँ बैग में, इन टांकों को मैं इन मरीजों पे ही यूज़ करूँगा, हो सकता है कल ही आप मेरे मरीज हो। तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गया, कहता आप ये कह रहे हैं मुझे टांके लगाएंगे मुंह में। मैंने कहा इन्हीं को मैंने आप लोगों पे यूज़ करना है कल, और आप लोगों की खिदमत के लिए यूज़ करना है। मुझे इस वक्त क्यों तंग कर रहे हैं, कल मेरा सुबह मरीज़ हो। अच्छा खैर मैं अनॉय हो गया और मुझे उन्होंने मेरे बैग को डिटेन कर लिया, और 2 हफ्ते से मैं तकरीबन कस्टम के ऑलमोस्ट कराची के तमाम लोगों को रीच आउट कर चुका हूँ, एप्लीकेशन जमा करा चुका हूँ, और वो बैग रिलीज़ नहीं हो रहा। और आज फिर मुझे बुलाया गया एयरपोर्ट पे। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो हमारे जो दोस्त हैं यहाँ बोल के, तो उन्होंने कहा कि सर ये वाला जिक्र कर दें अब आप आए हैं तो, और ये क्लिप मैं अब साथ लेके जाऊँगा, और 4 बजे एयरपोर्ट जाना है दोबारा से। हम चलें अपील करते हैं एयरपोर्ट हुकाम से, आपके लिए कस्टम हुकाम से, कि प्लीज़ 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 जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री काम कर रहे हैं, फ्री कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों को फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ तो जुल्म ना करें। जिस बैग की टोटल मालियत 1.5 लाख रुपए है, उस पे 80,000 रुपए एयरपोर्ट पे मांग लेना जुल्म। तलहा के जो फलाही कामों के लिए, मतलब फलाही कार के लिए अद्वियात हैं, वो भी आप कह रहे हैं कि जनाब 1.5 लाख की अगर है तो उसमें से मतलब 70% पहले हमें पे करो जितने की हैं, तो फिर हम वो तुम्हें दे देते हैं। मतलब गरीबों का हक तो छोड़ दो भाई, अगर उतने ही पैसे आपने भी खा जाने हैं तो फिर उनको यहीं एयरपोर्ट पे सहरिश कोई वीआईपी मिनिस्टर गुजर रहा होता तो उसके प्रोटोकॉल में 50 लोग दुबई से 50 थैलियां बैग जिनके अंदर न जाने कितनी अच्छी दवाइयां होती, कितने अच्छे सिरप होते हैं, वो लेके निकल जाते, कोई पूछता नहीं। एक ऐड कर लूं इसमें चीज, जाते हुए क्योंकि मेरे मोस्टली एफआईए के जितने भी लोग हैं वो मेरे अच्छे पेशेंट्स हैं, तो जाते हुए उन्होंने मुझे, उनको कहीं से पता चल गया होगा, प्रोटोकॉल दिया था जाते हुए। अब वापसी में आपको पता है वहाँ पर व्हाट्सएप इतना अच्छा काम नहीं करता, तो मैंने कहा क्या अपने मुल्क में कौन तंग करेगा हम, तो भाई मैं ये है कि वहाँ जाते हुए अपने मुल्क में कौन तंग करेगा, वापसी में ले आएंगे तो खुश होंगे कि ये बंदा वहाँ से सामान लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ महंगी मिल रही है चीज़। डॉक्टर साहब मुझे उस दिन से डर है जब ये हमारी सांसों के ऊपर पैसे लगा देंगे कि आपने हर घंटे में इतनी सांसें लेनी है, पर सांस के हिसाब से इतने पैसे जमा करा दें। और फिर इन रिटर्न क्या होता है तला कि हमारे जैसे डॉक्टर्स फिर जाके यूएई में एंड वेस्ट में जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और आप सोचें कि डेंटल में कितना इस वक्त डेंटल में, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, अगर हम इस क्लास के लिए काम करना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग अस, हमारे जैसे लोगों को, चले मुझे छोड़ दें, दूसरे जितने भी लोग हैं उनको इस वक्त कोई ऐसी चीज़ किसी भी तरीके से रेमिनेंट बना के उनको कुछ तो मौका दें कि वो, ताकि आपको मालूम है आपका वफाकी वजीर सेहत कौन है इस वक्त? इंटरिम राइट नाउ वफाक में तो इंटरिम नहीं है, अब्दुल कादिर पटेल साहब, और माशाल्लाह से उनकी इतनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो लियारी को बिलोंग करते हैं, और लियारी में आपको मालूम है हेल्थ का स्टैंडर्ड क्या है। और हेल्थ की शायद एक ही हॉस्पिटल है, शायद वहाँ एक ही हॉस्पिटल है, और उसके अंदर क्या हालात हैं, उसके अंदर कितनी डिप्रीवेशन है, वहाँ पे कितने ड्रग्स हैं, वहाँ पे कितने बुराइयाँ हैं। सैडली मैं कहता हूँ काश कि कोई डॉक्टर होता। हमारे मुल्क में ऐसी कई वजारतें हैं जिन पे जो वजीर बैठे, जिन्हें बिल्कुल नो हाउ नहीं है कि ये है क्या चीज़, ये काम क्या है, लेकिन वो वजारत संभाल के बैठे, क्योंकि उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उनसे अपील कर लेते हैं कादिर पटेल साहब, खुदारा ऐसे डॉक्टर्स को, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। चले खैर, अल्लाह करे कि आपका ये सामान बगैर कुछ अदा किए आपको मिल जाए, और आप जिस मकसद के लिए उसको लेकर आए आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकें। अब मकसद पे आ जाते हैं, जो कैंप्स आप लोगों ने लगाए हैं, आप बता रहे हैं कि उसमें आप लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। अगर वो बैग निकल आया कस्टम से, इंशाल्लाह अगर वो निकल आया, एग्जैक्टली एग्रीड। अच्छा मुझे ये बताइएगा वैसे प्लान क्या, आप लोग हाइजीन का ख्याल किस तरह रखते हैं? सुना है कैंप का प्लान ये है कि देखें, अभी हम लास्ट ईयर चित्राल में किया था और बहुत सक्सेसफुल रहा था, तो उसी को फॉलो करते हुए मैंने जाने से पहले कुछ खान के लीडरशिप से मीटिंग की थी, क्योंकि उनके साथ कोलैबोरेट करके हम कैंप्स करते हैं। गिलगित हुंजा में उन्होंने काफ़ी, वहाँ पर उनके इदारे मजबूत हैं,
तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह मई तक हमारा प्लान है कैंप करने का, जिसमें हम पोर्टेबल यूनिट्स, पोर्टेबल डेंटल एक्सरेज, पोर्टेबल यूनिट्स जो कि वहाँ पर अपने साथ कैरी करके लेके जाएंगे, जिसमें तमाम किस्म के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होंगे, स्टरलाइजेशन मशीन पोर्टेबल होगी, और वहाँ पर डिफरेंट गांव में जाके जो कि लोग क्लिनिक्स में नहीं जा सकते, महंगाई की वजह से, रोड ख़राब होने की वजह से, सर्दी की वजह से, कोई भी और सिचुएशन में आप लोग हाइजीन का ख्याल कैसे रखते हो? क्योंकि मैंने ये सुना है, मैंने पहले भी आपसे पूछने लगी थी कि मैंने सुना है कि अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए तो ख़ास तौर पे डेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व कराने वक्त आप लोगों को हेपेटाइटिस का डर होता है। देखिए, एक तो ये चीज़ मैं बता दूं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में, पाकिस्तान का एक नॉर्दर्न एरिया वाहिद ऐसा है जहाँ पर हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की प्रेवलेंस कम है। अच्छा। उसकी काफ़ी वजूहत है। अच्छा, उसके साथ साथ हम अपने साथ B क्लास स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव मशीन लेके जाएंगे, और उन्हीं सेंटर्स में जो वहाँ पर छोटे सेंटर्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी और हम ये स्टरलाइजेशन मशीन लेके जा सकते हैं, और जहाँ पर अपना ये साइकिल पूरा कर सकते हैं, सामान साफ़ होने के बाद ही इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट्स के ऊपर यूज़ होंगे, इसके अलावा यूज़ नहीं होंगे। और इस कैंप का मकसद, वन ऑफ द जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वहाँ पर जो नीम हकीम डॉक्टर्स हैं या फिर टेक्नीशियंस हैं उनके पास ना जाया जाए, और इस किस्म की अवेयरनेस दी जाए कि आपने ऑटोक्लेव से सामान निकले हुए ही अपने मुंह पे यूज़ करवाने हैं, अदरवाइज नहीं करवाने। दूसरा ये कि डेंटिस्ट्री बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड है इन एरियाज़ में। हमारे एरियाज़ में तो अब लोग इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए, नेक्स्ट लेवल पे ले गए, इसको आप हॉलीवुड स्माइल की तरफ ले गए, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अच्छा, मैं एक दो फिर से नाज़रीन को बता दूं, ये हॉलीवुड स्माइल बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किसको कहा जाता है। आप लोग आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं, फिल्टर्स आ चुके हैं कि जिसमें दिखाया जाता है कि अब ये पेंट है, ये आप दांतों पे लगाएं तो आपकी स्माइल बड़ी ज़बरदस्त, दांत बिल्कुल चमक जाते हैं। वो जो एक चमकती हुई स्माइल है या चमकते हुए दांत हैं, उसको हॉलीवुड स्माइल भी कहा जाता है। US से पेशेंट आई है, उसने एक पिक्चर किसी पाकिस्तानी ड्रामे से, किसी एक्ट्रेस के नाम नहीं लूँगा, उसकी स्माइल की पिक्चर मेरे पास मुझे भेजी और मुझे कहा है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट किया था कि मुझे ऐसी स्माइल आप दे सकते हैं, एंड शी हैज़ अ परफेक्ट टीथ, कोई मसला नहीं है, बस मुझे इस किस्म के दांत चाहिए। तो मैंने कहा आपके ऊपर के 6 दांत, नीचे के 6 दांत थोड़े से हमें तराशने होंगे, उसके बाद उसके ऊपर वीनियर करना होगा, यानी कि क्राउन कवर स्लाइटली सामने से चढ़ाना होगा, फिर ये स्माइल ऐसी हो सकती है। तो शी इज रेडी, शी सेड डोंट थिंक अबाउट मनी, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, आई वांट दिस काइंड ऑफ टीथ। मुझे मेरी विश थी जब मैं पाकिस्तान से वहाँ गई थी कि मैं वापस आके जब मैं सेटल हो जाऊंगी तो यहाँ पर आके या किसी सास का या किसी बहू का या कोई रोल मुझे किसी ड्रामे में अदा करना है, मुझे ऐसी स्माइल चाहिए। अच्छा, मैंने कहा कम बैक, ख़वातीन ये बिल्कुल चाहती हैं कि वो खूबसूरत दिखे और उनकी तारीफ हो, और वो कहते हैं ना कि वो बस एक अच्छा लगता है ना आपको, तो बस किसी हद तक भी जाने को तैयार है। चला अल्लाह रहम करे। दांत जनाब सिर्फ सफेद ही नहीं होंगे, उनको तराशा भी जाएगा, भी जानने को तैयार है। इसलिए मैं यही बोलूँगा, अल्लाह रहम करे। आगे बढ़ते हैं। हीरो पाकिस्तानी जनाब हमारे कौमी बॉक्सर शुएब खान बॉक्सिंग इंटरनेशनल फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। वो शुएब खान 3 मार्च को WBC सिल्वर टाइटल के लिए थाईलैंड बैंकॉक में फाइट करेंगे जनाब। वाह, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और हमारे हीरो हैं कौमी बॉक्सर शुएब खान ने अपनी जो फाइट है उसमें कामयाबी के लिए पूरी कौम से दुआओं की अपील की है। हम भी दुआएं कर रहे हैं, आप भी करें। शुएब खान इस वक्त हमारे मेहमान हैं शो के। शुएब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमारी दुआएं आपके साथ हैं शुएब, लेकिन आपकी नज़र में कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस वक्त आपके सामने जिन्हें आप फेस कर रहे हैं और जिनका मुकाबला करना आपके लिए बड़ा मुश्किल भी साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस शॉर्ट टाइम में। तो मेरा जो इंशाल्लाह फाइट होगा WBC सिल्वर टाइटल है, तो मैंने पूरी कौन सी दुआ की दरख्वास्त की इंशाल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने ट्रेनिंग किया इंशाल्लाह, जितना मैंने मेहनत किया तो मैं ये फाइट इंशाल्लाह जीत कर लाऊंगा पाकिस्तान। मुश्किलात क्या है रास्ते में? अभी मुश्किलात तो काफ़ी होते हैं सर, यकीन करो। मतलब हम लोग अभी पिछले मंथ में मैं एशियन चैंपियन बना, तो एशियन चैंपियन को मतलब लाइक मुल्क में मतलब वो एजाज़ या मतलब उस तरह हौसला अफजाई नहीं हुई जिस तरह मतलब एक एशियन चैंपियन को होते हैं। इस वजह से एशियन चैंपियनशिप के लिए जो पूरी मतलब जो कंट्रीज हैं जो एशियन चैंपियनशिप के लिए आते हैं वो इस टाइटल के लिए तरसते हैं। तो मैंने अपनी मदद मतलब ये ट्रेनिंग किया था, इस फाइट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया था, और पीछे से मुझे फेडरल मिनिस्टर ने भी कुछ सपोर्ट किया था।
तो लाजमी मुश्किल हो तो हदी रास्ते में बॉक्सिंग है मुश्किल गेम। ठीक है, मुश्किलात का बता रहे हैं, मैं हुकूमती लेवल पर कितना आपको सपोर्ट किया गया है या फिर कितना आपसे राब्ता हुआ? जब आप एशियन चैंपियनशिप जीत कर आए तो तब आपको क्या मिला, आपसे क्या बात हुई, मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा, बलोचिस्तान के लिए आपने खेला, बलोचिस्तान की बात आपने पहले की, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान का तो हम नाम रोशन करते ही हैं। बलोचिस्तान हुकूमत की कितनी सपोर्ट रही है आपके साथ थ्रू आउट द करियर? मैडम, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। इन्होंने वादे बहुत किए मुझसे, काफी मतलब मुझे कहा कि इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। फिर जब सपोर्ट की टाइम आ गई तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जब आप वापसी में आओगे तब आपको सपोर्ट करेंगे। फिर जब मैं वापसी में आया फिर इन्होंने मतलब मुझे इसी तरह नजरअंदाज किया। बार बार मैं मैसेज करता रहा, काले करता रहा। मैंने कहा कि आप लोग मुझे इन्वाइट करो ताकि वहाँ पे मेरे जो बलूचिस्तान के फैंस हैं, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार है, मेरा फैमिली है, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं एक बलूचिस्तान का मतलब असासा हूँ। मैं सबसे पहले बलूचिस्तान फिर पाकिस्तान का नाम लोगों को लेता हूँ, और जब इंटरनेशनल लेवल पे मैं जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा आप लोगों के लिए प्राउड और फख्र की बात है कि आप लोगों के बलूचिस्तान सूबे से एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शोएब, बैंकॉक का खर्चा कौन उठा रहा है? जो भी आप बैंकॉक जा रहे हैं उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जी मैडम सर। कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, नाम लेंगे? जी सर, अभी इस दफा जब मैं जा रहा हूँ मैंने फिर गवर्नमेंट को इसी तरह वो किया, बलूचिस्तान को भी मैंने मैसेजेस किए, कॉल किया, तो बलूचिस्तान ने इंशाल्लाह वादा किया। इस दफा उम्मीद है कि ये लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि कल रात 11 बजे मेरा फ्लाइट है। आज ही इन्होंने अगर मुझे सपोर्ट किया तो मैं जा सकता हूँ, अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो फिर मैं नहीं जाऊंगा इस फाइट के लिए। ये फाइट मेरे हाथ से निकल जाएगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि बलोचिस्तान हुकूमत से आपने बार बार राब्ता किया लेकिन किसी ने भी आपको जवाब नहीं दिया, मुकम्मल इग्नोर किया। बड़े अफसोस की बात है। हुकूमती लेवल पर भी क्या यही रवैया आपसे रवा रखा गया जब आप खेल कर आए? बार बार मैंने मैसेजेस किया, मेरे ख्याल से सीएम तक मेरा रिपोर्ट नहीं पहुंचता है, पता नहीं है क्या। तो अभी अच्छा, हुकूमती लेवल पर क्या आपको जो प्राइज मनी कहा गया था मिली आपको, जो हुकूमती लेवल पर आपसे वादा किया गया? नहीं मैडम, जब मैं फाइट से पहले जा रहा था तो इन्होंने कहा इंशाल्लाह जब आप जीत के आओगे तो आपको हम लोग जरूर इनाम देंगे, मगर उसके बाद उन्होंने मतलब हुकूमती लेवल पे भी मुझे नजरअंदाज किया। किसी ने कोई मतलब मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हुकूमत खुद अपनी कश्मकश में मुब्तला है। अभी आप अपने पैसों पर जा रहे हैं थाईलैंड? अभी मैं फिर जा रहा हूँ पायडिल मार्केटिंग की तरफ से। पायडिल चौधरी अब्दुल रऊफ साहब ने मुझसे वादा किया है इंशाल्लाह। चले, कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान के लिए खेल रहे थे, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल रऊफ का आपने नाम लिया, उन्होंने वादा किया है, मुझे उम्मीद है वो पूरा करेंगे। लेकिन जितने भी ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स, उनको हमेशा पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है। सैडली हम जानते हैं कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और स्पोर्ट्स का जितना पैसा है वो क्रिकेट ले जाता है, 400-500 करोड़ तो सिर्फ PSL ले जाता है। बाकी सारे खिलाड़ी तकते रह जाते हैं कि हमें 2-4 लाख ही दे देते, किस बात हमारा करियर भी बन जाता। जब आप अपनी मदद आपके तहत, मतलब आप खुद से मेहनत करके बगैर किसी कोच के आप जनाब कर रहे हो और उसके बाद आपको मिले कुछ ना, यहाँ तक कि बुलाया भी ना जाए, इग्नोर किया जाए, बहुत दुख होता है। खैर, बहुत शुक्रिया, शोएब हमारे साथ थे। और साथ साथ डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन आवर शो। टाइम एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब मौसम का अहवाल आपको बताते हैं। आज हफ्ते का पहला दिन है और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज पीर के रोज़ मौसम के हवाले से बता रहे हैं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, लेकिन शाम और रात में वक्त कुछ जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा मौसम। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। आज कराची शहर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आज 31 रहने का इम्कान है। लाहौर में 28, इस्लामाबाद में 26, कोयटा में 21, पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 27 डिग्री रहने का इम्कान है। मैं अभी से सर्दी को मिस कर रही हूँ, कराची में मौजूद हूँ। लग ही नहीं रहा कि सर्दी आई भी थी, बस आई और चली गई फौरी से। वो जो हम खबरों में पढ़ा करते थे ना कि जाती सर्दी लौट आई, इस बार कोई चांस नहीं लग रहा। तो ये थी मौसम की सूरत हाल। वापस चलते हैं तलहा के पास। सितारों की तरफ जाने से पहले आपको बिजनेस अपडेट दें। बिजनेस अपडेट में आपको बताएंगे कि IMF के बड़े हुकाम ने सर जोड़ लिए हैं और वो बात कर रहे हैं इस वक्त ग्रेट 20 G20 नेशंस में जो मुलाकात हुई उसके अंदर ये बात हुई कि किस तरीके से डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। उन मुल्कों के बारे में डिस्कशन की गई जो अपने कर्जे वापस नहीं दे सकते हैं और बताया गया कि बहुत सारी हर्डल्स इनके लिए खड़ी हैं सामने और खड़ी रहेंगी, क्योंकि जो कर्जा है
उसकी जो अदायगियों का प्लान है उसको तब्दील करने के लिए मुश्किलात का सामना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल डोनर्स को। इसीलिए स्ट्रिक्ट खतरनाक शराइत सामने रखी जाएंगी उन मुल्कों के लिए जो अपना कर्जा वापस नहीं दे पाएंगे। और यहां तक भी बात की गई कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी शायद किसी किस्म का बैन लगा दिया जाए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त हम जानते हैं कि बड़ा एक इकोनॉमिक क्रंच है। साथ साथ पाकिस्तान में डिस्काउंट रेट के लिए अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वो बढ़ने वाला है, 19% पे जाने वाला है और पहली तारीख यानी 1 मार्च से एक और महंगाई का नया तूफान आने वाला है। नए टैक्सेस लगाए जाएंगे IMF की शराइत पूरी करने के लिए, ताकि हम IMF से भी अगली ट्रांच रिलीज करवा सके। 1.1 बिलियन के करीब की वो किस्त है। वो किस्त पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का सुकून होगा और फिर वही पुराने हालात हो गए, 2 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा। हम जानते हैं कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर नवीद कमर साहब ने भी बयान दे दिया है कि आखिर मईशत को कब तक ICU में भेजते रहोगे। एक बात सोच रही हूँ, अभी आपने इन सारी खबरों में खबर दी है कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लग सकता है। वो तमाम लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है उनको पहले से इन्फॉर्म भी किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये भी सवाल है। किए जाएंगे, जो लीगल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होगा। हो सकता है बैन ना हो सकता है क्रिप्टो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, कुछ पाबंदियां लगा दी जाए, स्लो एंड स्टेडीली इसको कंट्रोल किया जाए और इसको रीस्ट्रक्चर। अच्छा, मैंने ये सवाल आपसे बताऊं क्यों किया, कुछ टाइम पहले की बात है। कितने बिटकॉइंस हैं आपके पास? आई डोंट हैव एनी बिटकॉइन, सॉरी। वकार ज़का से कांटेक्ट करें, वकार ज़का से कांटेक्ट करें। सुने, मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ टाइम पहले की बात है, कॉइन था लूना जो कि खत्म हो गया था और मैंने खबर पड़ी थी कि बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर ली है। जिंदगी भर की जमा पूंजी लगी हुई होती है इसमें, सारी जाहिर सी बात है। जब सब कुछ डूबता है तो वो बड़े मुश्किलात होती हैं। तो यकीनन आप क्रिप्टो मार्केट्स के लिए रीस्ट्रक्चरिंग इज ऑन द कार्ड्स और वो होगी, लाजमन होगी। जिसके पास भी क्रिप्टोज हैं वो अपनी पोजीशंस देख लें, अपना एक्सपोजर देख लें। एक काम करते हैं, हमारे साथ उनसा शाह मौजूद है, उनसे जानते हैं आज के जो क्रिप्टो करेंसी है। उनसा के पास बहुत सारे बिटकॉइंस हैं, उनके शौहर जो है ना वो बहुत सारे, मेरे ख्याल से हजारों में बिटकॉइन जमा करते हैं। ये कौन है जो आपको अपनी बैंक की सारी डिटेल्स दे रहा है कि मेरे पास कितने बिटकॉइंस हैं और क्या कितने डॉलर्स BS USD और USDT रखे हुए हैं? बस रुक जाएं आप। उनसा, वेलकम टू आवर शो। बताएगा क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सैरिश और तलहा। और बिल्कुल तलहा जो है लगता है कि सबके राज फाश करने लगे हैं। इनको पता है कि किसके पास कितने बिटकॉइंस हैं। मैंने आज तक कभी बिटकॉइंस लिए ही नहीं है। अच्छा, आपका सवाल सॉरी सैरिश दोबारा रिपीट कर लीजिए। मेरा आपसे सवाल यही था, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? ये रहेगी या खत्म हो जाएगी या बैन इस पे लग जाएगा, क्या होगा? देखिए, मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं, टैरो कार्ड जो मैंने निकाले हैं, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो स्टेबिलिटी तो नजर नहीं आ रही। ये जो काम है, ये बिटकॉइन का जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये रिलायबल काम नहीं है। ये हम इस पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो इस कारोबार में हैं, उनको हर वक्त इनसिक्योरिटी रहेगी, हर वक्त खौफ रहेगा कि कब कुछ भी हो सकता है, कब ये चीज खत्म हो सकती है, कभी लॉस हो सकता है। तो ये चीज अच्छा, वैसे भी इसको जो माहिर है हमारे वो यही कहते हैं कि बबल है, किसी वक्त भी फट सकता है। यहाँ तो वैसे भी ये भी इसमें ना टैक्सेशन है ना ये इसको उस तरीके से लीगल माना गया है। खैर, देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। अब आ जाते हैं जनाब अपने अहम टॉपिक पे। उन साहब, आपको पता है कि बहुत अहम मामला है जो कि इस वक्त अदालत में है। ये जो इलेक्शंस में ताखीर का मामला है, इस पर इस वक्त नोटिस लिया गया है। कैसे देख रही हैं आप? कार्ड्स क्या बता रहे हैं? इलेक्शन होंगे या फिर जो सदर मुमलिकत की जानिब से डेट अनाउंस की गई उसी पर होंगे या उसके बाद होंगे? नहीं, देखें, जो मैंने इलेक्शन की आज की जो एनर्जी मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और बिगनिंग हो चुकी है। अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है सदर पाकिस्तान ने और मुझे लगता है कि जो जुडिशरी है वो इसको फेवर करती हुई नजर आ रही है और बहुत स्ट्रांगली जो है वो एनर्जी ऐसी है कि इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। जो कह चुके हैं, जो डेट अनाउंस हो चुकी है, उसमें इलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस। सही। तो ये जो बोल के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया है, बोल को बंद करने की कोशिश, साजिश हो रही है, बोल के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? जी, बोल के लिए जो मैंने कार्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव कार्ड हैं। द लवर्स का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। इसमें जो है ना, जो मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं,
जो इस साजिश में जो कॉन्स्पिरेंसी जो चल रही है, इसमें डिफरेंट चैनल्स भी हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि प्रोटेक्शन है, कुदरत की प्रोटेक्शन, अल्लाह की प्रोटेक्शन जो है वो बोल न्यूज के साथ है, बोल टीवी के साथ है। तो मुझे बिल्कुल हक और सच की बात करने वाले के साथ अल्लाह की प्रोटेक्शन तो बिल्कुल होती है, उनसे इसमें कुछ शक ही नहीं है। मुझे ये बताएगा कि अभी होरोस्कोप क्या बता रहा है, किसको क्या करना चाहिए, किसको भी रुक जाना चाहिए? देखिए, हेरीज वालों के लिए जो एनर्जी है, सफर कर सकते हैं, ट्रैवल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शादी के चांसेस बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है अगर अभी तक शादी नहीं हुई है। काम के हवाले से थोड़ा सा रुक जाएं तो बेहतर है, एहतियात करें, दूसरों की बातों में जरा कम आ जाया करें, दूसरों से मशवरा आप कर लेते हैं और नुकसान उठाना पड़ता है। टॉरस के लिए ऑपोजिट है, टॉरस वाले इस हफ्ते शादी वगैरह के मामला ना करें तो बेहतर है। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी सैड एनर्जी नजर आ रही है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स टॉरस वालों को हो सकते हैं। अब जिनकी फिक्स हो चुकी है उनको तो करनी पड़ेगी, बुकिंग्स हो चुकी होंगी। हाँ, डिले कर लें ना, थोड़ा सा आगे कर लें, इस हफ्ते ना करें, थोड़ा सा आगे कर लें तो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि लेकिन उसके साथ साथ कैरियर, जॉब, फाइनेंसेस में गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। कहीं जॉब अप्लाई की है तो वहां से इंटरव्यू कॉल आ सकती है। जेमिनाई वालों के लिए पास खूब पैसा आता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते। कहीं पे अगर आपके पैसे कहीं स्टक हुए हुए हैं तो रकम आपको वापस मिल सकती है। उम्मीद अच्छी रखें, पॉजिटिव सोचें हमेशा। जेमिनाई वाले, जेमिनाई के बाद कैंसर, ये लोग दिमाग से फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ा अहम फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हफ्ता कैंसर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल लेकर आ रहा है, यानी कि बहुत मसरूफियत नजर आ रही है, लेकिन कैरियर, फाइनेंसेस में इनके ग्रोथ नजर आ रही है। कैंसर के बाद है लियो वालों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, अचानक उनका कोई ट्रैवल आ सकता है, अचानक उनकी सेहत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर इस हफ्ते लियो वाले कहीं भी पैसा लगाएंगे, चाहे लॉटरी ले लें, चाहे कोई प्रॉपर्टी ले लें या कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। लियो के बाद वर्गो है, वर्गो वाले जो हैं वो ऐसे लोग हैं, बहुत हार्ड वर्किंग स्टार होता है, बहुत इसको जो है ना मैजिशियन का कार्ड है, मल्टी टैलेंटेड भी होता है, डिफरेंट ऑप्शंस इनके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है एक से ज्यादा प्रपोजल्स इनके पास आते हुए नजर आ रहे हैं और इनके साथ साथ जो है अपनी जो पर्सनल बातें हैं वो अपने हद तक रखें, चाहे वो कारोबारी मामलात हो, पैसों से रिलेटेड मामलात हो, थोड़ा सा सीक्रेट में रखना जरूरी है। वर्गो वालों, लिब्रा वालों के लिए ईगो इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, गुस्से पे इनको कंट्रोल करना चाहिए। कोई गुड न्यूज आते हुए नजर आ रही है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, कंसीव कर सकते हैं, लेकिन लिब्रा वाले खूब पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो के लिए बहुत एक अच्छा टाइम शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ये हफ्ता रिलेशन, लव के हवाले से बहुत स्टेबल रहेगा, कोई मैच्योरिटी नजर आ रही है, कोई अहम फैसला ले सकते हैं। शादी के चांसेस स्कॉर्पियंस के बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। कोर्ट में अगर इनके स्कॉर्पियंस के केसेस चल रहे हैं तो इनको फेवर मिल सकता है। काम में थोड़ा सा वक्त दें, बैलेंस करें, जो कमी रह गई है, कोई चीजें अप्स एंड डाउन्स हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो के बाद सेजिटेरियस वालों की एनर्जी थोड़ी स्लो रहेगी। घर में उनको जो है थोड़ा सा जैसे दिल नहीं लगेगा, टाइम स्पेंड नहीं करते हुए नजर आ रहे, घर में बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, पार्टनर की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा उनको घर की तरफ भी टाइम देना चाहिए। काम में थोड़े से सेजिटेरियस वाले कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे, न्यू बिगिनिंग्स नजर आ रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वाले, ये हफ्ता रोमांटिक रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कोई नया रिलेशन बन सकता है, कोई नया पर्सन उनकी जिंदगी में आ सकता है, और शादीशुदा अगर हैं तो उनके प्रॉब्लम्स अगर चल रहे थे तो वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सफर नजर आ रहा है, सेहत की तरफ आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस वाले हैं, एक्वेरियस वालों के लिए भी कुछ नया रिलेशन बन सकता है, नई दोस्ती हो सकती है और शादी के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। काम में पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं कारोबार कर रहे हैं, कहीं पैसा लगा रहे हैं तो या घर का खर्चा भी बढ़ सकता है। लास्ट जो ज़ोडिएक साइन है पाइसेस वाले, इस हफ्ते जो लोग स्पेशली मीडिया से रिलेटेड हैं, सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियंस के लिए एक अच्छा टाइम मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है, फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव हर चीज में नजर आ रहे हैं
और उसके साथ साथ काम में भी, फाइनेंसेस में। ठीक है जनाब, आपने सभी के हवाले से बता दिया है और सबको जनाब सुन लिया होगा। आप लोगों ने एहतियात करनी है और जिसको शादी करनी है, अगर उनसा ने कह दिया कि रुक जाएं तो थोड़ा सा रुक जाएं, मसला हो सकता है कोई ना कोई। खैर, बहुत शुक्रिया आपका उनसा शाह, आपने हमें हाल के हवाले से उनसा बताया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।